पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अंकल सुन की मौत की वजह से वूया जो था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो ठान लेता है कि जिसने भी मेरे अंकल के साथ ऐसा किया है ना, मैं उसको कुत्ते की मौत मारूंगा। तो वो सीधा जा चुका था सीतू के साथ फाइट करने के लिए। सीतू और उसके बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वूया उसको बहुत मारता है। इससे सीतू का बड़ा भाई कांग यहाँ पर पहुंच चुका था ताकि वो वूया के साथ फाइट कर सके, लेकिन वूया तो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर की मदद से वो सबसे पहले तो कांग की ही जान ले लेता है। उसने उसको जान से मार दिया था। इसके बाद बारी थी सीतू को मारने की। सीतू यहाँ पर वूया के सामने गिड़गिड़ाता भी है, लेकिन फिर भी वूया नहीं सुनता और अपने अंकल की मौत का बदला लेते हुए वो सीतू की भी जान ले चुका था। लेकिन इस चीज से उन दोनों का बड़ा भाई मिनलांग जो था वो भड़क जाता कि अब मैं इस वूया को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कांग जो था उसकी कब्र का सीन देखते हैं। वहाँ पर वही लड़की बैठी हुई थी जो कि उसको पसंद करती है। उसने अपना पूरा हुलिया वगैरह सब बदल लिया था और उस लड़की का नाम था शिया। वो यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आई हुई थी कांग के लिए उसकी कब्र के ऊपर। तभी वहाँ पर मिनलांग भी आ जाता है जो शिया से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना कि कल के दिन जो 1 साल की पनिशमेंट एल्डर ने वूया को दी थी वो खत्म होने वाली है। कल के दिन वो काल कोठरी से बाहर निकल कर आ जाएगा। इस दिन का मैंने पूरे 1 साल तक के इंतजार किया कि जिस दिन वो बाहर निकल कर आएगा ना, उसी दिन मैं उसकी जान ले लूंगा। देखो मेरे मास्टर ने ना मुझे ये गोल्डन फ्लेम तालिस्मान भी दिया है। ये ऐसा तालिस्मान है कि इसकी मदद से अगर तुम किसी के ऊपर भी अटैक करोगी ना, तो इसके अंदर से जो फ्लेम निकलेगी वो बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल का भी कोई बंदा है ना, तो उसकी भी जान लेने के लायक है। तो ये तालिस्मान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी मुलाकात जब भी वूया से हो ना, तो उसके ऊपर इससे अटैक कर देना। उम्मीद है कि वो इस अटैक से मारा ही जाएगा। एक बार बस तालिस्मान का अटैक लग जाए, उसको फिर राख में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। कल के दिन अगर तुम वूया की जान ले लेती हो ना, तो उसके बाद मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा यहाँ से बाहर जाने का। उसके बाद तुम जहाँ पर भी जाना चाहोगी वहाँ जा सकती हो। बस पहले तुम्हें वूया की जान लेनी है। ध्यान रखना कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास आखिरी मौका है शांति से वूया की जान लेने का, वरना मैटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तुम ट्राई करना, अगर तुम्हारे से नहीं हो पाएगा तो उसके बाद मैं आऊंगा वूया को जान से के लिए, ताकि मेरे भाइयों की आत्मा को शांति मिल सके। शिया जो थी वो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुई हुई थी और वो अपना नया लुक कांग के कब्र को दिखाते हुए कहती कि देखो मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, ये सारी सजावटें तुम्हारे लिए थी, लेकिन उस वूया ने मुझे तुमसे अलग कर दिया, वो भी हमेशा के लिए। इस चीज का बदला भी ना मैं उसी तरह से लूंगी जैसे कि उसने तुम्हें मुझसे अलग करके लिया है। इसके बाद पूरी की पूरी जगह पर आग लगा देती है कि अब यही आग में वूया भी जलने वाला है। जिसके बाद वो वूया को मारने के लिए निकल चुकी थी। तो वही हम वूया को देखते हैं जो अपना सजा पूरा करके काल कोठरी से बाहर निकल कर आया था। बाहर आते साथ ही उसको सबसे पहले उसका वो मंकी दिखाई देता है। उसको देखकर वूया कहता है कि ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ तुम ही अब दुनिया में एक इंसान बचे हो जिसको मेरा ख्याल है, और तुम मुझे देखने के लिए दरवाजे पे आकर खड़े हो गए। तुम तो बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ पर यानली भी आकर पहुंच जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो एक बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लेकर आई हुई थी। वो वूया को टेक्निक देते हुए कहती कि वूया इसे अपने पास रखो, ये टेक्निक ना मुझे मेरे मास्टर ने दी है। कहा उन्होंने कि ये मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि मास्टर को तुम्हारी थोड़ी बहुत टेंशन है। तुम्हें पता है वो जो मिनलांग है ना, उसने पूरी 1 साल तक कड़ी की है और 1 साल के अंदर उसने अपने कंडेंसेशन लेवल को ब्रेक कर लिया है, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल को अचीव करने के बाद आता है। वो पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ तुम्हारी जान लेने के लिए। जिसको एक मौका मिलेगा वो तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो मैं तुम्हें वार्निंग देने के लिए आई हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक भी दे रही हूँ। टाइम मिले तो इसको कल्टीवेट करना। उम्मीद है कि ये टेक्निक तुम्हारे काम आएगी मिनलांग से लड़ने में। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है। तो वूया उससे कहता है कि रुक जा, मुझे ना अपने अंकल सुन की कब्र पे जाना है। तो क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगी? अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ती हो ना तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया होगा। तो यानली कहती है कि फिर टेंशन वाली क्या बात है, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से अंकल सुन जो था उसकी कब्र पे जाने के लिए निकल। तो वही हम मैंग को देखते जिसको एक मोटू बंदा परेशान करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहता कि यार ना तड़पाओगे, कितना ज्यादा मैं तड़प चुका हूँ तुम्हारे लिए, लेकर मेरे पास आ ही रही, आ जाओ ना प्लीज मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा कुत्ता भी बनने को तैयार हूँ, बस मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे को देख कर ही मेरे अंदर आग लग जाती है। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे शरीर से आने वाली खुशबू कितनी ज्यादा प्यारी है। परफ्यूम भी उसके सामने फीका है। वो यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था मैंग के साथ। मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो उसको कई बार इग्नोर करती है, उसको भगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन मोटू तो को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि हाय मेरी जान, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो और ज्यादा प्यारी लगती हो, प्लीज मेरे साथ हो जा, मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, रानियों वाली जिंदगी दूंगा। शक्ल से तो फटीचर लग रहा था, लेकिन रानियों वाली जिंदगी देने की बात कर रहा था। मैंग यहाँ पर लकड़ी उठाकर बार बार
उसको मारने की और उसको भगाने की कोशिश करी थी, लेकिन मोटू तो एकदम जिद्दी, वो हटने को तैयार ही नहीं। मोटू कहता है कि बस एक बार मुझे अपने साथ शामिल कर लो, उसके बाद मैं जिंदगी भर के तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी प्यास बुझनी है। बताओ ना मेरे लिए ये करोगी कि नहीं करोगी, और कितना तड़पाने का इरादा है तुम्हारा। लेकिन तभी वहाँ पर वूया पहुंच जाता है। उसको देखकर तो मैंग काफी ज्यादा खुशी आती है। वो कहती कि वूया तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी, मुझे पता था कि तुम आओगे जरूर। मैंग के पास जो लकड़ी थी जिससे वो मोटू को भगा रही थी, वो लकड़ी सीधा का सीधा वो मंकी उठा लेता है। तो मैंग उससे कहती कि अरे ये नटखट बंदर को तुम कहाँ से लेकर आ गए, बड़ा ही शरारती है, मैंने ये लकड़ी इस मोटू को भगाने के लिए रखी हुई थी। वहाँ पर कुछ और भी बंदे थे, वो लोग जैसे ही यहाँ पर वूया को देखते वो लोग कहने लग जाते कि अरे ये तो वूया है। मिलनांग को पता चला ना तो वो किसी भी टाइम पर यहाँ पर इसकी जान के लिए आता होगा। पूरा एक साल वो पागल बना फिर रहा था कि कब वूया बाहर निकल कर आएगा और कब वो उसकी जान लेगा। मुझे तो लगता है कि 2-3 दिन काफी है वूया के पास जिंदा रहने के लिए। इन 2-3 दिनों के अंदर तो वो पक्का वूया को जान से मार देगा। दूसरा बंदा कि 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है, कुछ घंटे में ही देखना तुम्हें वूया की लाश कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिल जाएगी। मैं कहती कि जुबान संभाल के बात कर, तुझे पता भी है कि तू किसके बारे में बात कर रहा है। अगर वूया को गुस्सा आया ना तो जगह पे वो तुम दोनों को गाड़ डालेगा। वो वूया से कहती कि वूया चलो यहाँ से, इन घटिया लोगों के साथ खड़े होकर ना कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर आगे चलकर बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर जैसे ही वहाँ से आगे जाते वो टूचू ये चीज देखता है तो उसके दिमाग में आग लग जाती है कि यहाँ मैं 6 महीने से पीछे पड़ा हूँ इस मैंग के, इसने तो अपनी उंगली भी मुझे टच करने नहीं दी, और जरा देखो तो इसके साथ कैसे चिपक कर भाग रही है। मैं नहीं छोड़ूंगा इस वूया को। 6 महीने की मेहनत बर्बाद करके ये बीच में आया और आते साथ ही मुझसे मैंग को दूर कर दिया। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और धीरे धीरे करते हुए वूया की तरफ बढ़ने लग चुका था ताकि वो यहाँ पर वूया की जान ले सके। इस चीज को देखकर मैंग जो थी वो बहुत ज्यादा भड़क जाती कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई वूया के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचने की, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मोटू यहाँ पर मैंग से कह रहा था कि अभी देखना ना तुम मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, कितना बुरी तरीके से मैं वूया को हराऊंगा। जब तुम मुझे फाइट करते हुए देखोगी ना तो पक्का मुझे उम्मीद है कि प्रेस होने वाली हो, क्योंकि मैं हूँ ही इतना लाजवाब इंसान, मुझे देखते साथ ही सारे के सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी इम्प्रेस होने वाली हो, तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। ये सुनकर वूया को गुस्सा आ जाता है तो वो सीधा अपने पंच को एक्टिवेट करता है और एक ही घसीड़ के पंच मार देता है उस मोटू को। लेकिन मोटू ने यहाँ पर इस अटैक को आसानी के साथ रोक लिया था। वो बंदे जो खड़े थे वहाँ पर वो लोग कहने लगे कि इस मोटू के पास ना बॉडी रिफाइनमेंट की 8 लेवल की टेक्निक है, उसी के साथ इसके पास एक खास तरह की स्वॉर्ड टेक्निक भी है जिसका इस्तेमाल करे ना तो वूया को यहाँ पर आसानी से हरा सकता है। मुझे नहीं लगता कि वूया का कोई भी कंपटीशन है इस मोटू के साथ। वूया मोटू के सामने पक्का हार जाएगा। मोटू कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है वूया के ऊपर, लेकिन वूया तो उसको लात घूसे मार कर उसको उड़ा कर दूर फेंके जा रहा था। वो उससे कहता है कि क्यों मोटू, हो गया क्या, या फिर कुछ और भी बाकी है, कुछ और भी बाकी है तो आजा फिर से अटैक कर ले। तो मोटू यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है ताकि वूया के साथ फाइट करे, लेकिन इस बार भी वूया ने अपना स्टिक उठाकर ऐसा दे मारा था कि मोटू तो उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर अब अपनी हार मानते हुए वूया से कहते कि देखिए सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं वूया आपको न कभी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा और मैं तो मैंग के आसपास भटकूंगा भी नहीं। आज से वो मेरी दीदी है, बहन की तरह मानूंगा उसको मैं। तो वो यह कहता है कि जो तूने आज किया है ना जिंदगी में, कभी भी गलती से भी उसको तूने दोहराया तो समझ जान के उसी टाइम मुझे खोद कर गाड़ दूंगा। तो मोटू अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि नहीं सर कभी ऐसा नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसी हरकत दोबारा कभी करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि वैसे भी आप करूंगा ऐसा तो आप मुझे मार दोगे। वो जैसे वहां से भागने की कोशिश करता है वो यह कहता है कि अरे मोटू इतनी जल्दी भाग कहाँ रहा है, रुक अभी कुछ और काम बाकी है। जो तूने लड़ाई के दौरान इन घर को तोड़ा है ना उसको बनाएगा कौन। तो मोटू भाग कर जाता है और जितना भी उसकी और वूया की लड़ाई की वजह से घर आसपास के टूटे थे, मोटू और अपने साथियों को लेकर वो घर को बनाने के काम पर लग जाता है ताकि किसी और का भी नुकसान ना हो। वूया तो अच्छा खासा सबक सिखा चुका था इस मोटू को। सबक सिखाने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। मैंग जो थी वो तो यहाँ पर एकदम ही ज्यादा खुश हो चुकी थी वूया की ऐसी पावर को देखकर। वो हैरान रह जाती कि वूया तो काल कोठरी के अंदर था ना, अंदर ही अंदर उसने क्या कल्टीवेशन करना सीख लिया। ये आखिर कौन से लेवल पे पहुंच चुका है, इसकी पावर तो समझ ही नहीं आ रही। सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया ये तो, जो इस मोटू को इसने आसानी के साथ हरा दिया। इसके बाद वो और मैंग वहाँ से चले जाते हैं। वूया सीधा का सीधा यहाँ आता है अपने अंकल की कब्र के ऊपर, और वहाँ पर आने के बाद वो मैंग के साथ बैठकर आराम से शराब पी रहा था। वो अपने अंकल से कहता है कि अंकल आपको पता है ये शराब ना बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत कमाल की है, इसको आप जितना चाहो उतना पियोगे ना तो भी आपको उतना ज्यादा नशा नहीं चढ़ेगा और आपका ये मन भर देगी। मैं ना आपके साथ बैठकर ये शराब पीना, अच्छा वो टाइम जब हम साथ बैठकर शराब पिया करते थे, आज 1 साल बाद मैं आपकी कब्र पे आया, ऐसा लग रहा है कि 1 साल तक कि मैं पूरा बहरा चुका था, मैं आपकी आवाज ना सुनूं तो मेरा दिन ही नहीं जाता था, लेकिन शायद जिंदगी कुछ
और ही मंजूर था। उसने आपको मुझसे अलग कर दिया और अब मैं शायद जिंदगी भर के लिए आपकी आवाज को ही तरसूंगा। आपके बगैर मेरा दिन बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपने अंकल के लिए भी शराब निकालता और खुद के लिए भी शराब निकाल कर बैठा हुआ था, लेकिन पर बैठा ही था कि तभी वहाँ पर शियाओ पहुंच जाती है, जो अपना अटैक रेडी करके यहाँ आई हुई थी। उसको अच्छा मौका मिला था वुया की जान लेने का, तो वो उसको मारने के लिए पहुंच चुकी थी। वुया यहाँ पर तुरंत ही उसके अटैक से बच जाता है और वो ये अटैक उसको लगा नहीं था, वरना तो बहुत ज्यादा घायल हो जाता वुया अनजाने में ही। वुया जैसे ही शियाओ को देखता है वो यहाँ पर उससे कहता है कि अरे तुम यहाँ पर आई हो, मुझे लगा था कि लांग आएगा मेरा स्वागत करने के लिए। चर्चे तो वैसे भी हर जगह पर फैल चुके हैं ना कि आज मैं काल कोठरी से बाहर आया, तो वो आया क्यों नहीं? फट गई क्या उसकी मेरा नाम सुनते साथ ही? तो शियाओ कहती कि अपनी बकवास बातें ना बंद कर, पहले मैं आई हूँ ना तो मुझसे ही लड़के दिखा, मैं ही तेरी यहाँ पर जाऊंगी नहीं है। तू आज मरेगा, वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मरने वाला है। तुझे मैं मार कर अपने प्यारे से कांग को ना उसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन वुया भी अपनी भाले को निकालता है जो कि उसकी स्टिक है। वो और मैंग दोनों मिलकर यहाँ पर उस शियाओ के साथ फाइट करने लग गए थे। ये बहुत ही ज्यादा फाइट चल रही होती है, दोनों मिलकर शियाओ के ऊपर अटैक पे अटैक किया जाते। वो अपनी स्टिक का इस्तेमाल करता और वो यहाँ पर कह रहा था कि मैं काल कोठरी के अंदर भी कई सारी टेक्निक सीखी है, लगता है आज बढ़िया मौका मिला है सारी की सारी टेक्निक आने का, वो भी शियाओ के ऊपर। जरा देखो तो ये मेरा यहाँ पर कैसे मुकाबला कर पाती है। तो अपनी एक खास टेक्निक को अपने स्टिक की मदद से बाहर निकालता। वो टेक्निक का अटैक सीधा वो कर चुका था उसी शियाओ के ऊपर। शियाओ भी यहाँ पर इस चीज को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है ताकि वो वुया के इस अटैक को रोक सके। वो जैसे ही अपना अटैक यहाँ पर करती है, दोनों का अटैक आपस में टकरा चुका था, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। पर धमाके की वजह से दोनों के अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ना वुया का अटैक शियाओ को लगा, ना शियाओ का अटैक वुया को लगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों शांत बैठने वाले तो नहीं थे। वो फिर से वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो जो मिनलोंग जो थी वो यहाँ पर वुया से कह रही थी कि वुया तुम क्या कर रहे हो, जरा इस लड़की के ऊपर अटैक तो करो, क्योंकि इसके अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे पर जो अटैक लग रहे ना उसका असर मेरे तक आ रहा है, मैं इसके अटैक को नहीं झेलने वाली, तो खत्म कर दो इस लड़की को, बहुत ज्यादा नक चढ़ी है ये। वुया यहाँ पर जब शियाओ से अटैक कर रहा था तो उसको पता चला था कि शियाओ का जो लेवल है असल में वो बॉडी रिफाइनिंग के 10th लेवल पे मौजूद है। वो उससे कहता है कि तुम तो एक अच्छी खासी कल्टीवेटर हो और तुम्हारे से तो कम ही लेवल पर था वो काम, फिर भी तुम उसके गुलाम क्यों हो, उसके लिए इतना मरती क्यों हो तुम? तो शियाओ कहती कि आज से करीब 18 साल पहले मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन उसने ही मेरी जान को बचाया था। मेरी जो जिंदगी है ना वो उसकी गुलाम है, तो उसके मरने के बाद भी मैं उसका एहसान कैसे भूल सकती हूँ? अब मुझे उसके लिए मरना पड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगी और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तुम्हारी जान लेकर। वो फिर से यहाँ पर एक खतरनाक अटैक सीधा रेडी कर चुकी थी वुया के ऊपर करने के लिए, पर वुया यहाँ पर अपने स्टिक को रेडी कर लेता है और अपने स्टिक की मदद से वो ऐसा सीड के अटैक मारता है और शियाओ के ऊपर की तो वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर फेंका चुकी थी, पूरा धमाका हो गया था वुया के एक ही स्टिक के अटैक की वजह से। वुया यहाँ पर शियाओ से कहता है कि देखो तुम लड़की हो और अभी मुसीबत से मारी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम जाओ और मिनलांग से जाकर कह देना कि जब भी वो मुझसे फाइट करना चाहता है ना मुझसे आके मिल सकता, मैं उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, जहाँ वो कहेगा वहां आकर उसको घुसकर मारूंगा। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाते हुए वो जो शियाओ जो थी वो उस गोल्डन फ्लेम तालिस्मान का इस्तेमाल कर लेती है, उसकी मदद से अटैक कर चुकी थी वो वुया के ऊपर। अटैक इतना खतरनाक कि पूरे के पूरे वुया के शरीर के अंदर ही आग लग जाती, वो पूरा आग से घिर चुका था। मैंग जो थी ये देखकर भड़क जाती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पर वुया तो तुझे जान बख्शने के लिए आया था ना, तूने उसके मौके का फायदा उठाया, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तो वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करती है शियाओ के ऊपर, लेकिन फायदा कोई नहीं होता। शियाओ बहुत ज्यादा भड़की हुई तो वो सीधा फेंक देती है मैंग को भी वुया की तरफ। इस वजह से दोनों के दोनों आग के चपेटे में आ चुके थे। वो आग बहुत ज्यादा खतरनाक थी जो उन दोनों को यहाँ पर जला रही होती है और शियाओ जो थी वो यहाँ पर भी नहीं रुकती और भी अटैक को रेडी करते हुए वो वुया के ऊपर अटैक करने वाली थी। वुया ये देखकर घबरा जाता है कि आखिर ये किस तरह की फायर है, मैं तो हटाना चाह रहा हूँ लेकिन हट ही नहीं रही, लगता है बुरी तरह से मैं यहाँ पर फंस गया, ये पागल लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। तो मिनलोंग जो थी वो यहाँ पर वुया से कहती कि वुया अक्ल ठिकाने पर है या ढक्कन बंद कर लिया अपने दिमाग का तुमने, इस अटैक को ज्यादा झेलोगी ना तो तुम्हारी जो फायर पावर है मुझे यहाँ तक कि जला देगी, तुम्हारे स्पेशल वर्ल्ड में आग लग जाएगी। तो अपनी यिन यांग पावर का इस्तेमाल करो और उसकी मदद से इस फायर को डिस्ट्रॉय करो, हर छोटी छोटी चीज मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या? तो ये सुनकर वुया कहता है कि अरे हाँ यार मैं तो ये चीज भूल ही गया था। तो वो तुरंत ही अपना यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और जब भी वो अपनी यिन और यांग एनर्जी का इस्तेमाल करता है उसके पास एक फायर ड्रैगन आ जाता है। तो जितने भी वो यिन यांग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था उससे आया हुआ फायर ड्रैगन वो जितनी भी फायर लगी थी वुया और मैंग के शरीर के ऊपर सबको समेट जाता है और समेटने के बाद वो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन आ चुका था जो कि पूरी तरह से फायर से बना हुआ था और वो
कर खड़ा हो जाता है वुया के पीछे। क्या ही कमाल का ये सीन लग रहा था। वुया यहाँ पर ड्रैगन को एक्टिवेट करते हुए इतना भयंकर वाला अटैक मारता है उस शियाओ के ऊपर कि शियाओ की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और यहाँ पर खड़े होने के लायक भी नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि उसका अंत यहाँ पर करीब आ चुका है। मैंग दूर खड़ी हुई जब यहाँ पर वुया को ये अटैक करते हुए दिखती है तो उसकी पावर देखकर वो समझ चुकी थी कि नहीं, वुया ना पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर मैं उसके कल्टीवेशन लेवल का हिसाब भी लगाऊं ना तो अपनी बॉडी के 8 लेवल पर तो होगा ही। 2 लेवल के बाद वो कंडेंसेशन लैंड को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। आखिर इतनी जल्दी 1 साल के अंदर वुया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, वो भी काल कोठरी के अंदर। हैरान कर देने ये बात है। वुया यहाँ पर फिर से शियाओ को ऑफर देता है कि देखो मुझे पता है तुम मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकते, तो अपनी जान को खतरे में मत डालो और दफा हो जाओ यहाँ से। इसके बाद अगला मौका सच बता रहा हूँ नहीं दूंगा तुम्हें जिंदा रहने का। लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वुया जैसे ही वहां पर से जाने वाला था, शियाओ फिर से यहाँ पर एक और अटैक को रेडी करने की तैयारी शुरू कर दी थी कि वो यहाँ पर को कैसे भी करके मार ही डालेगी, चाहे वो उसको मारेगी चाहे वो आज खुद मर जाएगी, ताकि उन दोनों का मिलन हो सके इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया के अंदर। वुया यहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था कि इसको इतना मौका दिया लेकिन ये मौका लेने तैयारी, तो मैं यहाँ पर अब और मौका नहीं दूंगा। माफ करना शिया लेकिन अब मुझे तेरी जान लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर वुया भी अपने स्टिक को रेडी करने लग गया था ताकि वो यहाँ पर अटैक कर सकते उस शियाओ के ऊपर। जैसे ही शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, वुया जैसे अपनी स्टिक को सामने करता है कि वो स्टिक सीधा फाड़ देती है। ऐसा लग रहा था कि उस शियाओ के पेट को, जिस वजह से वो खून की उल्टियां करते हुए यहाँ पर नहीं थक रही थी। शियाओ की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर सीतो से कह रही होती कि लगता है ना अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारी आत्मा को शांति तो नहीं दिला पाई लेकिन लगता है कि हम दोनों का वापस से मिलन होने वाला है। जिंदगी बहुत ज्यादा हसीन थी जो तुमने मुझे दी थी। वो यहाँ पर एक फूल बनते हुए गायब होने लग गई थी और वो फूल जो था वो सीधा का सीधा जाकर गिरता है उसी कांग की कवर के ऊपर। इमोशनल कर देने वाला सीन तो था लेकिन वो डिजर्व भी करती थी जो वुया ने उसके साथ किया। कई बार उसने उसको मौका दिया लेकिन मौका लेने को वो तैयार ही नहीं थी, जिस वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो